हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल भी रही होगी। ये जो लेक्चर है, ये जो टॉपिक है, जो हर वीडियो के सामने में जो मैं अगर आपसे कहूँ एक तरीके का मोटिवेशन, कैसे हो आप सभी लोग, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, राम राम, सबको राम राम। तो ये जो है डेली का बोलना पड़ता है, आपको मोटिवेशन सा देना पड़ता है। आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी, फिट होंगे, फाइन होंगे। इससे थोड़ा बहुत आपको मोटिवेशन मिलता है कि या फिर वैसे ही। तो ये जो है हर बार का आपके लिए एक छोटा सा पंक्चुअलिटी होती है कि वीडियो को चालू करने के लिए आपको थोड़ा सा कुछ राम राम हो जाए, थोड़ी सी गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून हो जाए, ऐसा कुछ। ठीक है, तो चलिए आज का जो टॉपिक है आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया है। क्लास 10 हम चल रहे हैं और ये देखो चैप्टर नंबर 2 होना चाहिए था, बाय मिस्टेक यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 लिखा हुआ है। चैप्टर नंबर 2 होना चाहिए था। क्लास 10 पॉलिटी क्या चल रही है हमारी? पॉलिटी, यानी कि हम पढ़ रहे हैं राजनीति के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पहला चैप्टर जो है कवर किया था सत्ता की साझेदारी। यही तो पढ़ा था हमने। अब हमको पढ़ना क्या है दूसरे नंबर पर, संघवाद क्या चीज होती है। संघ का वाद, संघ मतलब यूनियन, संघ मतलब क्या होता है? यूनियन, लोगों का यूनियन। संघवाद क्या होता है, संघवाद क्यों जरूरी है, संघवाद फायदेमंद है कि नुकसानदायक है, क्या सब चीज है। तो इसी के साथ वीडियो को, आज की सेशन को, आज के टॉपिक को, आज की क्लास को, आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। सो सभी लोग फटाफट से जुड़ जाओ और जो है वीडियो को शेयर मार दो फटाफट से। ठीक है, चलिए सर, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट हुए। संघवाद क्या है? सबसे पहला टॉपिक तो यही निकल के आता है। अगर कोई पूछेगा कि सर संघवाद पढ़ रहे हो तो बताओ पहले संघवाद क्या चीज है, व्हाट इज संघवाद। इंग्लिश में तो नहीं पता भाई मेरे को, क्या करा जाए, संघवाद को संघवाद ही बोलना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो देखो आपको एक जो चित्र दिख रहा है, दो लोग अच्छे तरीके से हाथ को मिला रहे हैं ऐसे। मैं अपने हाथ को अपने हाथ से कैसे मिलाऊं यार? चलो अपने एक काम करो, अपना हाथ दो और मैं अपना हाथ देता हूँ और दोनों ने मिलाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने हाथ आगे किया होगा। हम लोग हाथ मिला रहे हैं। तो हम लोग हाथ क्यों मिला रहे हैं? क्योंकि हम लोग एक दूसरे से अच्छी तरीके से जान पहचान बन चुकी है। अच्छे हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के साथ में है, एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, यानी एक यूनियन में है। साधारण शब्दों में कहें तो संघवाद संगठित रहने का विचार है। संघ का संगठन का विचार, संगठनवाद विचार है। ठीक है, संघ क्या है? संगठन है, और वाद क्या है? विचार है। तो संगठन मतलब संगठन रहने का विचार ही संघवाद कहलाता है। कि जैसे हम दो लोग हैं, दो लोग आए, आज से भाई हाथ मिलाया हमने, दोनों मित्र हो गए और हम कहेंगे आज से हम दोनों दिन साथ रहेंगे और साथ में रहकर के काम करेंगे, साथ में रहकर के जो कोई भी बात होगी उस पर विचार करेंगे, साथ में रहकर के ही जो कुछ भी करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको संघवाद का मतलब समझ में आया होगा। संघवाद क्या चीज होती है? संगठन में रहना, संगठित रह करके नए विचारों पे काम करना, यूनियन में रहना, यूनिटी में रहना, अलग अलग डाइवर्ट होकर के ना रहना। ठीक है, उसको बोलते हैं संघवाद। संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जिसमें दो स्तर की राजनीति व्यवस्थाओं का सम्मिलित किया जाता है। इसमें एक संघीय यानी एक केंद्रीय स्तर की सरकार और दूसरी प्रांतीय यानी राज्य के स्तर की सरकार। अगर मैं बात करूं कि अगर गवर्नमेंट में संघवाद क्या है, तो दो तरह की गवर्नमेंटों को मिलाकर के काम करना संघवाद कहलाता है। यानी एक तो सेंटर की जो गवर्नमेंट है वो, और एक जो है स्टेट की गवर्नमेंट, यानी कि एक केंद्र की, जो केंद्र में सरकार होगी वो, और एक जो राज्य में सरकार होगी वो, दोनों को मिलकर के काम करना ही क्या होगा? हमारा संघवाद। क्या होगा? संघवाद की राजनीति। क्या कहलाएगी? संघवाद की राजनीति। अच्छा, एक बात और क्लियर करूं कि अगर ये टॉपिक जो है आप लोग पढ़ रहे हो, ये जो टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हो, उसके लिए आपको पहले मुझे लगता है कि आप लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ना चाहिए। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल की गवर्नमेंट क्या होती है, स्टेट की गवर्नमेंट क्या होती है, इसमें क्या क्या काम होते हैं, कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता है, इसको मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है वीडियो के अंदर। टॉपिक तो वैसे सत्ता की साझेदारी था कि सत्ता कौन चलाता है, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, लोकतंत्र सत्ता की साझेदारी की आत्मा है, इस तरीके से पूरे टॉपिक को हमने डिस्कस किया था। आई होप आप सभी लोगों ने वो वीडियो देखा है, और नहीं देखा तो प्लीज वापस जाकर के देखना जरूर उसको। ठीक है, क्योंकि उसको आप देखोगे तो ये दोनों आपको एज अ लिंक्ड वीडियोस मिलेंगे, और जब वीडियो से एक दूसरे से लिंक हो जाते हैं, टॉपिक एक दूसरे से लिंक हो जाते हैं, तो उनको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा आसान बन जाता है। सो ये समझ में आया संघवाद क्या होता है? चलो बताओ मुझे, पहले ये बताओ मुझे, ये समझ में आ चुका है। सो हम आगे की तरफ मूव करते हैं और बताते हैं। अच्छा, एक बात और यार, आप सभी लोगों से थोड़ी सी शिकायत है, थोड़ा सा थोड़ी सी नाराजगी है, और नाराजगी ये है कि आप लोग अपना कमेंट करके कुछ मतलब बताते नहीं हो सर कि हाँ ठीक है पढ़ाई अच्छी चल रही है, मतलब कुछ भी एनीथिंग थोड़ा बहुत अपना शेयर वगैरह कुछ करते नहीं हो, जिससे कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप लोग थोड़ा सा वो कर रहे हो। प्लीज आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज्यादा आवश्यकता है मुझे। आप लोगों के सपोर्ट बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। ठीक है ना, जैसे बोलते हैं ना कि ईश्वर के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, तो वैसे ही
आप लोगों के बिना यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, तो आप लोगों के बिना ही नथिंग, कुछ भी नहीं है। तो आप लोग प्लीज थोड़ा बहुत बता करो मुझे कि मैं मेरा रिव्यू क्या चल रहा है, जिससे मैं अपने आप पर ध्यान दे सकूं, ठीक है, क्योंकि अपने आप को जब इम्प्रूवमेंट करूंगा तभी थोड़ा बहुत अच्छा कर पाऊंगा मैं, ठीक है। चलिए, तो संघीय शासन व्यवस्था क्या होती है? अच्छा, संघवाद तो समझ में आ गया, अब संघीय शासन व्यवस्था क्या होगी, कि शासन कैसे चलेगा संघीय शासन व्यवस्था में, उसको बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा समय निकाल करके इस पर ध्यान भी दिया करो है? और टेलीग्राम से जाकर जुड़ जाओ, जिससे कि आप लोग इसकी पीडीएफ को देख सको। पीडीएफ आपके लिए बहुत ज्यादा सफिशियंट है, इसके लिए आप बस टेलीग्राम को जाकर के जुड़ जाओ, ये आपके लिए इतनी सफिशियंट है कि आपको फिर और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे वेरी मतलब बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से, तो मैं थोड़ी सी इंग्लिश बोलने की कोशिश करता हूँ, फिर जी लड़खड़ा जाती है, फिर दोबारा से वही हिंदी पे आ जाता हूँ मैं। कुछ बच्चे ऐसे सोचते होंगे, बिल्कुल सही सोचते हैं, क्योंकि मेरी अंग्रेजी मुझसे भी ज्यादा कमजोर है, ठीक है। चलो, संघीय शासन व्यवस्था में सत्ता का वितरण 2 या 2 से अधिक स्तर पर किया जाता है। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय सरकार व उससे छोटी सरकार, जो छोटी जो इकाइयां हैं उनके मध्यवर्ती होती है, यानी जो व्यवस्था होती है हमारी संघ की, वो सर्वोच्च जो पावर होती है, यानी हाई पावर किसके पास है? केंद्र के पास। उसके बाद फिर छोटी छोटी इकाइयों के पास बटी हुई रहती है। आमतौर पर इसमें एक सरकार दूसरे देश के लिए होती है, जिसके जिम्मेदार राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। फिर राज्य प्रांत के स्तर की सरकारें होती है, जिसके शासन के दिन कामकाज की देखरेख देखती है, और सत्ता के इन दोनों स्तरों की सरकार अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती है। अगर मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं एज इट इज, कि तो मैं तुमको बताऊं, ये बात समझ में आई मैंने आपसे क्या कहा था, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक। एक तो कमेंट कर दिया करो यार, जिससे तुम्हारा भाई थोड़ा सा मैं खुश हो जाता है कि हाँ भाई चलो बच्ची ने कमेंट किया, अच्छा लगा है कि यार मैंने थोड़ा बहुत मेहनत की थी, वो तुम लोगों ने समझ में आई, अच्छा लगा था मुझे अच्छा लगता है कि अगर आप लोग थोड़ा बहुत पॉजिटिव रिव्यू में चलते हो। चलो, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं कि जो गवर्नमेंट है यानी कि जो सरकार है वो 3 स्तरों पर होती है। 3 स्तर के 2 स्तर समझ लेते हैं, ठीक है, क्या 2 स्तर समझ लेते हैं वैसे, ठीक है, 2 स्तर है हमारे, ठीक है, 2 स्तरों पर सरकार है हमारी। 2 स्तर कौन कौन से? एक तो है सेंटर में, ठीक है, एक क्या है? सेंटर में, और एक है अपनी स्टेट पर, ठीक है। स्टेट में सब गवर्नमेंट होती है, सेंटर में गवर्नमेंट होती है। सेंटर में जो गवर्नमेंट होती है वो देखती है देश विदेश के मामलों को, जैसे कि अपने अगर मैं बात करूं तो सेंटर में गवर्नमेंट क्या है? बीजेपी है। दिल्ली में कौन है? बीजेपी सरकार, गवर्नमेंट सरकार है, बीजेपी दिल्ली में सरकार चल रही है हमारी। अब आप ये कहोगे सर केजरीवाल जो है सीएम है उस जगह के, तो वो अलग बात है, लेकिन सेंटर में गवर्नमेंट क्या है हमारी? बीजेपी की है। अब बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, तो जो मोदी जी जो है वो हर राज्य के हिसाब से हर पहलू को नहीं देखते कि अगर किसी राज्य में कोई घटना घट गई तो उस जगह पर मोदी जी देखेंगे, उस जगह पर देखने का काम उस वहाँ के सीएम का है, वहाँ के राष्ट्रपति का है, वहाँ के जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनका है, ठीक है, वहाँ के जो गवर्नर होते हैं, सॉरी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तो एक है, गवर्नर सॉरी वहाँ के जो क्या होते हैं गवर्नर होते हैं, उनके काम होता है कि अलग अलग स्टेट पे कि सीएम कर रहे हैं, जो सीएम अपना काम कर रहे हैं वो अपना देखेंगे कि जैसे कि कोई घटना घटित हुई है, मानो यूपी के अंदर कुछ घटना घटित हुई है, तो सबसे पहला काम रहेगा कि वो सीएम देखेंगे उसको। लेकिन अगर वो सीएम से ऊपर जाए, यानी कि यूपी से जो घटना है बहुत ज्यादा वायरल लेवल पर पहुंच जाती है, तो वो घटना फिर जाएगी सेंटर तक, फिर उसको मोदी जी देखते हैं कि क्या हो रहा है, ये सब क्या है, ये सब क्या नहीं हो रहा है। जबकि उनका काम क्या है? सेंटर की गवर्नमेंट का काम जी सबसे ज्यादा ये होता है कि देश विदेशों के दौरे करना, देश विदेशों में क्या हमारा चल रहा है, क्या आया क्या जाया, क्या 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 चीजें हो रही हैं, उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है उनकी स्पेसिफिक पर, देश में राष्ट्रीय महत्व के ऊपर क्या क्या काम चल रहे हैं हमारे राष्ट्र के ऊपर। और जो सरकार गवर्नमेंट यानी जो स्टेट की जो राज्य की सरकार होती है, राज्य की जो सरकार होती है वो देखती है राज्य के अंदर हमारा क्या हो रहा है, राज्य के अंदर उन्नति करना, राज्य के अंदर काम करना, राज्य की जो विषय के ऊपर बात करना, राज्य में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं यूपी पुलिस का पेपर, ठीक है, यूपी पुलिस का पेपर जो था, यूपी पुलिस का जो पेपर था वो लीक हुआ, वो क्या हुआ? लीक हो गया, ठीक है, वो क्या हो गया? लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, उसमें नकल हुई, ठीक है। तो इस पर मोदी जी ने कोई बात नहीं की, क्योंकि मोदी जी जो है सेंटर की गवर्नमेंट है, उन्होंने इस पर कोई कुछ नहीं, मतलब जो कुछ भी कहना था और ट्वीट वगैरह जो कुछ भी करते हो तो नॉर्मल बात, लेकिन उन पर उनका कोई एक्शन नहीं। उनका किसने एक्शन लिया? यूपी प्लस का पेपर है तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने, ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी ने उन पर एक्शन लिया। उन्होंने कहा कि ये पेपर जो है 6 महीने के अंदर अंदर होना चाहिए, क्योंकि ये स्टेट की जो बातें थी वो स्टेट तक ही सीमित और राज्य सरकार तक ही सीमित। राज्य में इन्होंने जो एक्शन लिया, सेंटर में जो एक्शन लिया था वो गवर्नमेंट सरकार, वो जो सेंटर की गवर्नमेंट होती है वो लेती है देश विदेशों के मामलों पर एक्शन, कि ये क्या हो रहा है देश में, देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्या जाया क्या आया, क्या खरीदा क्या हुआ, ये सब बातें के ऊपर देश विदेश में। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, तो ये तो था कि सरकार को शासन व्यवस्था क्या चल रही है, संघीय शासन व्यवस्था कैसे काम करती है। संघीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या चीज है, इनकी विशेषताओं को अगर समझें तो संघीय शासन व्यवस्था में
सत्ता केंद्र सरकार और अन्य सरकार में बटी होती है। मतलब हमारी जो शासन व्यवस्था है कैसे कैसे बटी क्या होती है, इसकी विशेषता क्या है? तो ये सरकार जो है हमारी बटी हुई होती है, केंद्र सरकार अलग होती है, राज्य सरकार अलग होती है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर कानून बनाती है, ठीक है, राष्ट्र के ऊपर कानून बनाती है। और राज्य सरकार राज्य से संबंधित विषयों पर बात करती है, यानी वो अपनी सीमा में, उनका सीमा क्या है, जैसे यूपी की राज्य सरकार है, यूपी की राज्य सरकार है तो जो यूपी तक ही सीमित है वो, ठीक है, उसके बाद नहीं। और जो केंद्र सरकार होती है वो राष्ट्र के ऊपर कानून बनाती है कि राष्ट्र के ऊपर कोई कानून बनाएगा तो राष्ट्र पूरे राष्ट्र के ऊपर लागू होगा, इस तरीके से। दोनों स्तर की सरकारों अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है कि राज्य में अगर मैं कोई जैसे योगी जी हैं अपने राज्य में कुछ डेवलपमेंट करना चाहते हैं, कुछ वो करना चाहते हैं, तो इसमें कोई दूसरी सरकार इंटरफेयर नहीं करेगी या फिर सेंट्रल की गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करेगी, अपने अपने काम से स्वतंत्र है। दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्वतंत्र रूप से काम करती है। संघीय व्यवस्था में 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें होती है, 2 या 2 से अधिक, 2 भी सरकार हो सकती है, 2 से ज्यादा भी सरकारें हो सकती है, ठीक है। अलग अलग स्तर की सरकार द्वारा एक ही नागरिक समूह पर शासन होता है। सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से बढ़े थे। संविधान में बताया गया है कि कौन सी सरकार को कितना अधिकार है, कौन सी सरकार की कितनी पावर्स है, क्या नहीं है, एज इट इज, ठीक है। अच्छा, संविधान के मौलिक प्रावधानों में बदलाव का अधिकार दोनों स्तरों की सरकार की सहमति से ही संभव होता है। दोनों स्तरों की सरकार की सहमति होगी, यानी राज्यसभा लोकसभा इन सबको पूरी सहमति होगी, जब जाके कुछ बदलाव होते हैं संविधान के मौलिक प्रावधानों में, ठीक है। अदालतों को संविधान और सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। अदालत यानी कि जो कोर्ट है उनको संविधान और सरकार के अधिकारों की व्याख्या करने का पूरा अधिकार है कि वे कैसे व्याख्या करें, उनके बारे में बताएं, इसके बारे में पूरा अधिकार उनको है, ठीक है। अच्छा, किसी को कोई डाउट क्वेरी तो नहीं है? वैसे बहुत आसान चीजें पढ़ रहे हैं हम, डाउट क्वेरी होनी नहीं चाहिए, और ये सब चीजें वही है, इनमें कुछ नया नहीं है, ठीक है। चलिए, संघवाद की बुराइयां क्या है? इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। देखो, सब चीज के दो पहलू होते हैं, ठीक है, सब चीज के 2 पहलू होते हैं। वैसे 2 पहलू नहीं, 3 पहलू भी होते हैं, 3 पहलू भी होते हैं। और वैसे इसमें तो 2 पहलू देखते हैं, ठीक है। 3 पहलू के बारे में बात नहीं करते हैं यार, मैं कहाँ चला गया, फिलोसफी में घुस गया मैं, ठीक है। 3 पहलू नहीं, 2 पहलू, सब चीज के 2 कहते हैं ना, 2 चीज होते हैं। एक तो या तो उसकी अच्छाइयाँ होंगी या फिर बुराइयाँ होंगी, यानी कोई बात कही गई या फिर कोई किसी के बारे में कुछ कह रहा, तो या तो कुछ अच्छाइयाँ होंगी या फिर बुराइयाँ होंगी। जैसे मुझ में कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ, जैसे कि आप कुछ अच्छाइयाँ भी है कुछ बुराइयाँ भी, सब तरह की। तो इसमें क्या है बुराइयाँ? इसकी बुराइयाँ क्या थी? केंद्र सरकार का अधिक शक्तिशाली होना। इसमें क्या था कि केंद्र सरकार की ज्यादा पावर थी, तो गवर्नमेंट सेंट्रल में गवर्नमेंट थी उसके पास ज्यादा पावर थी। संविधान संशोधन का अधिकार केवल केंद्र को ही प्राप्त होना, ठीक है। संसद को अधिक अधिकार होना, संसद के पास, यानी कि हमारी जो संसद है उसके पास अधिक अधिकार होना। धन संबंधी अधिकारों का केंद्र के पास अधिक होना। केंद्र सरकार का राज्य सरकारों के मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप। केंद्र सरकार का राज्य सरकारों के मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप जैसे कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। पर लेकिन कभी कभी हस्तक्षेप करते हैं, जैसे कि सेंटर में गवर्नमेंट कुछ है और राज्य में गवर्नमेंट कुछ है। अब वो अगर राज्य में कोई डेवलपमेंट कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, तो सेंटर की गवर्नमेंट पहले उसमें जाके उंगली करेगी, क्योंकि उसके पास पावर ज्यादा है, वो उंगली करेगी उसमें, कुछ पूछती है, कुछ सवाल जवाब कुछ भी है, एनीथिंग, तो कुछ रोक टोक ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। संघवाद के प्रकार क्या है? संघवाद कितने प्रकार का होता है? साथ आकर संघ बनाना, साथ लेकर संघ बनाना, साथ 2 तरीके के संघवाद के प्रकार क्या है? पहला प्रकार है साथ में आकर के संघ बनाना, दूसरा प्रकार क्या है? साथ लेकर के संघ बनाना। साथ में आकर के संघ बनाना और साथ लेकर के संघ बनाना, दोनों बातें अलग अलग हैं। अब समझते हैं क्या क्या है ये। साथ आकर संघ बनाना यानी 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र इकाइयों को साथ लेकर एक बड़ी इकाई का गठन। सभी स्वतंत्र राज्यों की सत्ता एक समान होती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो क्या कहना चाहता है? 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र इकाइयों को साथ लेकर एक बड़ी इकाई का गठन करना। 2 या 2 से स्वतंत्र इकाई यानी 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। अगर मैं 2 लोगों की बात करूं तो 2 अलग अलग लोग हैं, वो दोनों आकर के मिलकर के एक नई यूनिटी बनाना, उसको बोलते हैं साथ आकर संघ बनाना। साथ में आए और संघ बना लिया, ठीक है। सभी स्वतंत्र राज्यों की सत्ता एक समान होती है। सभी स्वतंत्र राज्यों की सत्ता जो है एक समान होती है, सबके पास एक समान पावर होती है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग पावर हो, ऐसा नहीं होता कि अलग अलग पावर हो, कि जैसे कि यूपी के जो सीएम है उनके पास पावर ज्यादा है, हरियाणा के जो सीएम है उनके पास पावर कम है, ऐसा नहीं है। जितनी पावर यूपी के सीएम के पास है उतनी पावर हरियाणा के सीएम के पास है, उतनी पावर तेलंगाना के सीएम के पास है। कुल मिला के जितने भी सरकारें हैं, जितनी भी राज्य स्तर की सरकारें हैं, उन सभी के सीएम हैं, उन सभी के जो सरकारें हैं, उन सभी की जो गवर्नमेंट है उनके पास पावर सेम है, ठीक है। अलग अलग किसी के पास कुछ अलग नहीं है। अच्छा, साथ लेकर संघ बनाना क्या चीज होती है? कि साथ लेकर के संघ बनाना एक बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन। केंद्र अधिक शक्तिशाली होता है, जैसे भारत और जापान। जैसे भारत अपना क्या है इसी चीज के मामले में है, किसमें? कि साथ लेकर के संघ बनाना, यानी कि क्या है कि जो पावर्स हैं वो हमारे पास है, लेकिन हम उनका इस्तेमाल क्या कर रहे हैं? बांट के कर रहे हैं, कि सामने इनको साथ लिया है और एक संघ बना लिया है। मैं अकेला क्या क्या करूंगा, ठीक है, मैं अकेला क्या क्या करूंगा? तो मैंने क्या किया, जैसे मैं हूँ,
मैं अकेला कौन सी चीज़ों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मैं, और पूरे चैनल पर सब कुछ है, तो मैं अपनी पावर्स को बांट देता हूँ कि ये टीचर ये पढ़ाएगा, वो टीचर ये पढ़ाएगा, लेकिन मैं पढ़ाने में सक्षम हूँ तो मैं इस चीज़ों को पढ़ा सकता हूँ। लेकिन अब मैं इतना टाइम थोड़ी है कि सब चीज़ को मैं पढ़ाऊँ, ठीक है ना। तो क्या किया कि ये केमिस्ट्री ये पढ़ाएंगे सर, ये पढ़ाएंगे, ये पढ़ाएंगे, तो ये साथ लेकर के मैंने संघ बना लिया, इन सभी लोगों को साथ लेकर के मैंने संघ बना लिया। तो ये तो है साथ लेकर के संघ बनाना, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई अगर एक संस्था मान लेते हैं कोई एक, तो उसमें एक टीचर है, और जैसे मैं हूँ, मैं फिजिक्स पढ़ा सकता हूँ, मैथ्स पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, और ये पढ़ा रहा हूँ, और ये जो टॉपिक्स है मैं पढ़ा रहा हूँ। लेकिन क्या सभी टॉपिक्स को मैं एक साथ मतलब कवर करके चलूंगा कि बच्चों सभी तो मैं ये पढ़ाऊंगा, आज कुछ और पढ़ाया, कल किसी और को पढ़ाऊंगा, कल परसों किसी और को पढ़ाऊंगा, इस तरीके से चलेगा। लेकिन अगर सभी कामों को मैं थोड़ी करूंगा, तो मैंने क्या अपनी पावर्स को बांटा कैसे कि मैंने क्या किया, कुछ लोगों को अपने साथ में लिया, कुछ लोगों को मान के चलिए दो तीन टीचर्स मैंने अपने साथ में ले लिए, और वे सभी लोग अलग अलग डिपार्टमेंट को पढ़ा रहे हैं, कोई 10th के लेवल को पढ़ा रहा है, कोई कुछ पढ़ा रहा है, कोई कुछ पढ़ा रहा है। तो जिससे क्या है कि साथ में लेकर के मैंने अपना एक यूनियन बनाया, एक संघ बनाया, एक, और अपनी पावर्स को बांट दिया, सभी लोग अपने अपने काम को कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ पर है, साथ लेकर के संघ बनाना। एक बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए कि अपने हमारे अंदर की विविधताएं क्या है ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना, और राज्य को अपनी अपनी सरकारों का अलग अलग कर देना। जैसे कि हमारे यहाँ सेंटर की सरकार अलग है, राज्य का गठन अलग अलग हुआ, राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं, वो अपना अपना काम कर रही है, लेकिन सब साथ में लेकर के ही काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अलग अलग काम कर रहे हैं, कोई किसी से ज्यादा फालतू नहीं है, कोई किसी से ज्यादा कम नहीं है, ठीक है। जैसे भारत में क्या है, 28 राज्य, 28 राज्यों की 28 सरकारें हैं, 28 सीएम है। अब 28 सरकारें ये नहीं है कि 28 ही सरकार बन जाएगी, नहीं। जैसे 15 राज्यों में अपनी सरकारें हैं, जैसे 15 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, और किसी राज्य में किसी की सरकार है, और किसी राज्य में किसी की सरकार है। ऐसा तो नहीं है कि पूरे 28 राज्यों में बीजेपी सरकार हो, ऐसा भी नहीं है। 10 राज्यों में बीजेपी सरकार होगी, 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार होगी, 5 राज्यों में किसी और की सरकार होगी, 2 राज्यों में किसी और की सरकार होगी, लेकिन सभी संघ में काम करेंगे, ठीक है। ये सब की चीजें, आई होप आपको एग्जांपल थोड़ा सा और लगा हो कि ये सर ये कैसे इससे रिलेट हुआ, पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि इससे रिलेटेड है, जिससे आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। मतलब एक बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना, राज्यों को बनाना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, साथ लेकर संघ बनाना। अच्छा, एकात्मक और संघात्मक सरकारों के बीच में क्या अंतर है? एकात्मक सरकार और संघात्मक सरकार क्या चीज होती है? एकात्मक मतलब अकेले, संघात्मक मतलब लोगों को साथ में लेकर के चलना, सरकारों को साथ में लेकर के चलना। एकात्मक शासन व्यवस्था, इसमें केंद्र सरकार शक्तिशाली होती है, इसके अंतर्गत संविधान संशोधन केंद्र सरकार कर सकती है, शक्तियां एक जगह पर केंद्रित होती हैं, इसमें एक ही नागरिकता होती है, और केंद्र सरकार राज्य सरकार शक्तियां ले सकती है। मतलब कुल मिलाकर पावर्स एक ही व्यक्ति के पास में है, कुल मिलाकर पावर्स किसके पास है, एक ही व्यक्ति के पास में, और किसी के पास में पावर नहीं है, ठीक है। और यहाँ संघवाद व्यवस्था में क्या है, इसमें केंद्र सरकार अपनी अपेक्षाकृत कमजोर होती है, इसमें केंद्र सरकार अकेले संविधान संशोधन नहीं कर सकती है, शक्तियां कई स्तरों पर विभाजित होती हैं। यहाँ पर पावर्स क्या थी, ओनली 1% के पास में, 1% के पास में पावर है, और किसी के पास में पावर्स नहीं है। ये किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ये चाहेगा अपने हिसाब से काम करेगा। यहाँ पर क्या अपने हिसाब से काम नहीं कर सकता, पावर्स डिवाइडेड है, पावर्स क्या है, डिवाइडेड है, ये अपने हिसाब से काम नहीं करेगा, इसको अपने हिसाब से काम करने की आजादी नहीं है। अगर इसको कोई काम करना है तो पूछना पड़ेगा, भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, क्या कर सकता हूँ, सही है कि गलत है, मैं एग्रीमेंट दूंगा, लोग एग्रीमेंट देंगे, हाँ ठीक है तो कर सकते हो, तब जाके ये काम होगा, अन्यथा नहीं होगा। सिंपल, क्लियर बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ। बहुत लॉजिकल टॉपिक है, बहुत आराम से समझ सकते हो। दोनों स्तर, कई संघीय व्यवस्था वाले देशों में दोहरी नागरिकता होती है, दोनों स्तरों की सरकारें अपने अपने अधिकार क्षेत्रों में स्वतंत्र होती हैं। कई राज्य हैं, कई देश हैं ऐसे जिनमें दोहरी नागरिकता होती है। भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता, और उसके अलग एक विशेषता, बेल्जियम आपको याद है, लक्सबर्ग इसकी राजधानी थी। बेल्जियम कहाँ था, जैसे कि ये नॉर्थ सी है, ये क्या है, मान के चलो इस जगह पर क्या नॉर्थ सी है, यहाँ पर क्या था अपना बेल्जियम था, यहाँ पर क्या था अपना स्विट्जरलैंड था, ठीक है, और इधर भी तो ये क्या था, इस जगह पर इसकी क्या थी, राजधानी थी। ये एरिया था क्या था, बेल्जियम का था। ये एरिया क्या था, ये यहाँ पर क्या था, यूके था, यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पर क्या था, यूनाइटेड किंगडम। आपने पिछले चैप्टर को अगर पढ़ा हो ठीक तरीके से, तो ये नीदरलैंड, नॉर्थ सी और स्विट्जरलैंड, इन सभी से क्या है, बीच में एक बेल्जियम एक जगह है, ठीक है। हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम को आपको याद हो, बेल्जियम के संघवाद के बारे में पढ़ा था हमने, श्रीलंका के संघवाद के बारे में पढ़ा था। बेल्जियम में क्या था, कुछ लोग ऐसे थे जो डच भाषा बोलते थे, कुछ लोग ऐसे थे जो फ्रांसीसी भाषा बोलते थे, ठीक है। डच भाषा जो बोलते थे उनकी बहुमतता ज्यादा थी, लेकिन जहां पर केंद्र था इनका, जहां पर इनकी राजधानी थी, वहां पर डच भाषा बोलने वाले लोगों की बहुमतता कम थी। उन्होंने क्या किया था, साझेदारी को बांट दिया था। सत्ता की जो साझेदारी थी, ये टॉपिक हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था। बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता क्या है, बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता, भारत में बेल्जियम से मिलती जुलती विशेषता यह है कि दोनों देशों में संपूर्ण देश के लिए एक संघ सरकार का गठन किया गया है।
एक संघ सरकार का गठन किया गया, यानी कि संघ सरकार मतलब लोगों के साथ साथ एक सरकार गठन बनाई गई। बेल्जियम से अलग अलग विशेषता यह है कि बेल्जियम की केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 क्षेत्रीय सरकारों के सुपुर्द कर दी गई थी, जबकि भारत में केंद्र सरकार की अनेक मामलों में राज्य सरकार पर नियंत्रण रखती है। ये बिल्कुल सही बात है। बेल्जियम जो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बेल्जियम की जो केंद्र सरकार थी अनेक शक्तियों को देश क्षेत्रीय सरकारों को बिल्कुल अलग कर दी थी, मतलब कुछ पावर्स और जो राज्य सरकार थी बिल्कुल अलग कर दी थी। केंद्र की सरकार अलग चलेगी, राज्य की सरकार अलग चलेगी, सत्ता को इस तरीके से बांट दिया गया था। लेकिन भारत में थोड़ा सा अलग ये है कि सत्ता को बांटा तो गया है सेंटर के अकॉर्डिंग, यानी केंद्र के अकॉर्डिंग और स्टेट के अकॉर्डिंग। सत्ता को बांटा तो गया है 2 जगह पर, केंद्र के अकॉर्डिंग और स्टेट के अकॉर्डिंग, लेकिन कुछ चीजों में अभी भी सेंटर का ही पावर है इस जगह पर, कुछ चीजों में अभी भी सेंटर की ही पावर है स्टेट पर। ऐसा नहीं है कि सभी फैसले तुम अपना आप ले लो, नहीं, कुछ फैसलों के लिए अभी भी आपको सेंटर पर बात करनी पड़ेगी। मोदी जी को कॉल लगाना पड़ेगा, मोदी जी ये काम कर लें, बताओ ये थोड़ा सा हमारे पावर में नहीं आता है तो क्या हम इस काम को कर लें? तो मोदी जी कहेंगे मित्रों यह काम आप नहीं कर सकते हो, आपको आना पड़ेगा संसद में और बैठ करके बात करनी पड़ेगी इस तरीके से। तो ये अनेक मामलों पर राज्य सरकार पर नियंत्रण रखती थी। कुछ मामले ऐसे थे जिन पर नियंत्रण रखेगी केंद्र सरकार। आई बात समझ में कि नहीं आई भाई? बताओ भाई, आई बात समझ में कि नहीं आई? चलो अच्छा, आगे की बात करें तो भारत में संघीय व्यवस्था। भारत में संघीय व्यवस्था क्या थी, कैसे चल रही थी, क्या था, अब इसको पढ़ते हैं। भारतीय संविधान ने यहाँ की सरकारों को एक संघात्मक रूप प्रदान किया है। यहाँ विकेंद्रीकरण के लिए अनेक कदम उठाए गए। विकेंद्रीकरण क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि सेंटर की पावर्स को बांट देना, सेंटर की पावर को बांट देना। अनेक कदम उठाए गए। संविधान ने मौलिक रूप से दो स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था। संघ सरकार और राज्य सरकारें, मतलब मौलिक रूप से 2 स्तरीय सरकार का शासन व्यवस्था की थी, एक तो संघ सरकार थी और एक राज्य सरकार थी। केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था। केंद्र सरकार को कहा था, केंद्र सरकार का काम यह था कि पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। केंद्र सरकार क्या करेगी? पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करेगी, सब जगह पे भारत पर ध्यान रखेगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इस जगह पर। केंद्र का काम यह है। केंद्र मतलब एज इट इज आप समझ सकते हो। अगर मैं बात करूं थोड़ा सा कैजुअली हट की बात करें इससे, तो अगर मैं बात करूं जैसे एक परिवार है, तो एक परिवार में पापा जी, ठीक है, मैं एग्जांपल जैसे कि पापा जी, ठीक है, और उसके बाद उनकी बच्ची, मान लो 2 बच्चे हैं, 1 और 2, उनकी शादियां हो चुकी हैं, उनके भी बच्चे हैं, ठीक है, मान लो दो बच्चे तो है ही हैं, ठीक है, इस तरीके से हैं ये, ऐसे फैमिली ट्री वाली हमने। तो सेंटर की सरकार कौन है? ऊपर ये बैठे हुए हैं सेंटर पर, और राज्य की सरकार कौन है? ये वाले, ये इन पर फैसले कर सकते हैं। ये लोग जो है अपने बच्चों पर फैसले करेंगे, ये जो बच्चे हैं वो अपने बच्चों पर फैसले करेंगे, अपने बच्चों के फैसलों को लेंगे, क्या है क्या नहीं है, लेकिन हर एक फैसले को ये खुद नहीं लेंगे। कुछ के लिए इनको क्या करना पड़ेगा? सेंटर की गवर्नमेंट पे जाना पड़ेगा कि क्या पापा जी मैं इस काम को कर सकता हूँ, ठीक है, यानी कि जो इनके बच्चे हैं जो इनसे पूछेंगे। अगर इनकी बस में नहीं है तो वो ऊपर कहाँ जाएंगे? सेंटर की गवर्नमेंट पे, क्योंकि ये गवर्नमेंट क्या है? सेंटर है। इसी तरीके से कुछ है, ये कहाँ ध्यान रखती है? पूरे सिस्टम पर ध्यान रखती है। यहाँ पर भी ध्यान रखेगी, यहाँ पर भी ध्यान रखेगी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, सब जगह पर ध्यान रखेगी ये गवर्नमेंट। और ये गवर्नमेंट सिर्फ कहाँ तक ध्यान रखती है? अपने ही सीमित क्षेत्र तक ध्यान रखती है और कहीं भी ध्यान नहीं रखती है। आई होप यू गॉट इट माय पॉइंट। वेरी वेरी सिंपल टॉपिक एंड वेरी इजी कॉन्सेप्ट टू टीच। बहुत ही ज्यादा आंसर, बहुत ही ज्यादा कैजुअल टॉपिक से एग्जांपल देने की कोशिश की है, इससे ज्यादा आसान नहीं कर सकता मैं, ठीक है। तो जो सेंटर की जो गवर्नमेंट, ऊपर वाली जो गवर्नमेंट है वो सब जगह ध्यान देगी, और राज्य की जो गवर्नमेंट है, नीचे वाले जो लोग हैं वो नीचे तक ही ध्यान देंगे। तो केंद्र सरकार को पूरे भारत संघ का प्रतिनिधित्व करना होता था। बाद में पंचायत और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी जोड़ा। मैंने कहा था ना कि गवर्नमेंट के 3 स्तर होते हैं, लेकिन हमने सिर्फ 2 स्तरों के ऊपर बात की थी, तीसरा स्तर मैंने भी नहीं खोला था। तीसरा स्तर क्या होता है कि जैसे सेंटर की गवर्नमेंट, ऊपर तक सेंटर है, और उससे नीचे क्या है? राज्य सरकार, और उससे भी नीचे क्या है? ग्राम पंचायत और नगर पालिका। ग्राम पंचायत और नगर पालिका जो पहले हुआ करती थी, अब विशेषकर इतना नहीं है, ठीक है, हाँ है लेकिन इतना भी नहीं है अभी। अच्छा, तीसरा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान लिखित एवं कठोर है। राज्य सरकार को मध्य शक्तियों का विभाजन स्पष्ट रूप से लिखे गए सभी की पावर्स को भारतीय संविधान के अंदर लिखा गया है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका अथवा सर्वोच्च न्यायपालिका की स्थापना की गई। सर्वोच्च न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट, जो कहां पर है? केंद्र में, ताकि केंद्र एवं राज्यों अच्छा 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच उठने वाले विवादों को आसानी से निपटाया जा सके। भारत में संघीय शासन व्यवस्थाओं के अपने अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, क्लियर। चलो जी आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा तो होगा ही होगा, जब भाई सेंटर की पावर अलग है और स्टेट की पावर अलग है। तो संविधान में स्पष्ट है, संविधान से स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को 3 हिस्से में बांटा गया है। 3 हिस्से कौन कौन से हैं? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये थोड़ा सा ठीक तरीके से नहीं लिखा है, इसको मैं अलग अलग कर दूं, अलग अलग नहीं, इसको ऐसे बना लेता हूं जिससे आप आसानी से समझ पाओगे।
ठीक है, इसको आप आसानी से समझ पाओगे। देखो ये तो हो गई संघ सूची, ठीक है, ये हो गई राज्य सूची और ये हो गई समवर्ती सूची, तीनों अलग अलग। ठीक है, थोड़ा सा अलग अलग कर दिया, इसे अलग अलग देखें। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तीन मुख्य सूचियां हैं, इनको देख लेते हैं। संघ सूची क्या चीज होती है? संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय में बात किया जाता है। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की जरूरत है। इसी कारण इन विषयों के संघ सूची में डाला गया है। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है और इससे ज्यादा किसी नहीं है। इससे पहले 57 विषय थे, परंतु वर्तमान में इससे 100 विषय बन गए हैं। ऐसे 100 विषय हैं। जैसे विषय कौन कौन से, आप जो सोचो सर विषय क्या चीज है, मतलब जैसे विदेशी मामले हो गए, बैंकिंग हो गया, संचार हो गया, मुद्रा हो गया, और भी ऐसे टॉपिक्स हैं। कुल मिलाकर कितने हैं? 100 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके ऊपर संघ सूची ध्यान देगी। और राज्य की सूचियां क्या है? यानी संघ की जो सेंटर की जो गवर्नमेंट ऊपर की जो पावर है ना, गवर्नमेंट सेंटर की पावर जहां पर ध्यान देगी। ठीक है, अब राज्य सूची क्या है? जो विषय स्थानीय महत्व के होते हैं उन्हें राज्य सूची में रखा जाता है। ऐसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास होता है। उदाहरण जैसे पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई, इस तरीके से। यानी कि गवर्नमेंट, जो राज्य की गवर्नमेंट है, वो अपने एरिया की कृषि का खुद फैसले ले सकती है कि हमको ये करना चाहिए, हमको नहीं करना चाहिए, किसानों को राहत दे, क्या करें क्या नहीं करें। पुलिस के बारे में खुद फैसले लेगी। ऐसा नहीं है कि पुलिस के लिए कोई नियम कानून, पुलिस को अपना फैसला, पुलिस के लिए कोई कुछ का वो सेंटर से ही जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सबकी अलग अलग पावर्स बांटती गई है। ठीक है, चलो अगला देखो। अगला क्या है सर? समवर्ती सूची क्या चीज होती है? इस सूची को कॉन्करेंट लिस्ट में भी कहते हैं। इस सूची को क्या कहते हैं? कॉन्करेंट लिस्ट भी कहते हैं। इस सूची को क्या कहेंगे? कॉन्करेंट लिस्ट। यानी कि आप कह सकते हो सीधा कि कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है? समवर्ती सूची होती है। वैसे विषय जो साझा के महत्व के होते हैं इस सूची में आते हैं। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों के पास होता है। यदि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में टकराव की स्थिति होती है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। उदाहरण शिक्षा, वन, ट्रेड यूनियन, विवाह, दस्तक, समवर्ग, अभिकरण, उत्तराधिकारी आदि। जैसे शिक्षा के लिए समवर्ती सूची, शिक्षा के लिए क्या है? समवर्ती सूची का विषय। शिक्षा क्या है? समवर्ती सूची का विषय है। इसको केंद्र भी और राज्य भी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये केंद्र भी गवर्नमेंट डिस्कशन करेगी, राज्य की गवर्नमेंट भी डिस्कशन करेगी। विशेष दर्जा क्या है? जैसे कि विशेष दर्जा किन किन को दिया गया है? जैसे जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है। इस राज्य का अपना अलग संविधान है। हमारे पूरे इंडिया के अंदर मात्र एक ऐसी जगह है जम्मू कश्मीर, जिसका एक अलग संविधान है। भारत के संविधान के कई प्रावधान इस राज्य के में तब तक लागू नहीं किए जा सकते जब तक कि उन्हें राज्य की विधानसभा की अनुमति ना मिले। यदि कोई भारतीय इस राज्य का स्थायी नागरिक नहीं है तो वह इस राज्य में जमीन या मकान नहीं खरीद सकता है। कुछ अन्य राज्यों को भी विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। फिलहाल तो हमारे लिए जम्मू कश्मीर इज द मेन टॉपिक, और जम्मू कश्मीर है भी इस टॉपिक के लायक। अच्छा चलो आगे देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं? केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। आप सभी लोगों को पता होगा केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार आदि। भारतीय गणराज्य की कुछ इकाइयों का क्षेत्रफल इतना कम है कि उन्हें राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। कुछ अन्य कारणों से इन्हें किसी अन्य राज्य में मिलाया भी नहीं जा सकता। इन इकाइयों के पास बहुत ही कम शक्ति होती है, इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन के लिए केंद्र सरकार के पास विशेष अधिकार होते हैं। यानी ये जो गवर्नमेंट, ये जो जगह है क्षेत्रफल में भी कम है। ठीक है, ये डेफिनेशन लिखी हुई है, आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो इसको, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला टॉपिक देखो। भारत में संघीय व्यवस्था कैसे चलती है? भारत में जो संघ की जो व्यवस्था है वो कैसे चलती है? अच्छा थोड़ा सा पानी हो जाए, आप लोग पानी वानी कोई भी पी सकते हो। वैसे आधा घंटा हुआ है, पानी प्यास लगनी नहीं चाहिए, पर पता नहीं मुझे क्यों ज़्यादा पानी प्यास लगती है यार। एक तो सुबह से शाम तक क्लास ही क्लास है, कल से गले में दर्द हो रखा है, और देखो आपकी क्लास एक भी नहीं रुक रही है। टाइम टू टाइम आपकी क्लासेस आ रही है आपके लिए, थोड़ा सा गले में पेन है हल्का सा इस जगह पे। चलो, भारत में संघीय व्यवस्था कैसे चलती है? भाषीय राज्य और भाषा नीति के अकॉर्डिंग। भारत एक विशाल देश है जहां अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। ये तो भाई सिंपल सी बात है, अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। इसके अलावा यहाँ भौगोलिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि विविधताएं भी हैं। विविधता मतलब आदि तरह के लोगों की भी विविधताएं हैं इसमें। कुछ लोग जाति के ऊपर बटे हुए हैं, कुछ लोग भाषा के ऊपर बटे हुए हैं, कुछ लोग संस्कृति के ऊपर बटे हुए हैं। कुछ राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया गया ताकि एक ही भाषा बोलने वाले लोग एक ही राज्य में रह सकें। उदाहरण जैसे तमिलनाडु। अब तमिलनाडु के लोग अगर यूपी में आ जाए, तमिलनाडु के लोग अगर यूपी के अंदर आ जाए तो क्या होगा? क्या भाषा समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे, मेरे तो समझ में नहीं आ रही है।
ठीक है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र आदि कुछ राज्यों का गठन भूगोल, जाति, जनता, संस्कृति आदि के आधार पर हुआ है। उदाहरण नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड आदि। इनका क्या है, इनका भौगोलिक स्थिति के आधार पर गठन किया गया ये भाषाई राज्यों और ये भाषा की नीति। भारत के संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है कि राष्ट्रभाषा ये है। हिंदी को आधिकारिक भाषा की मान्यता दी गई है, लेकिन हिंदी केवल 40% लोगों की ही मातृभाषा है, इसलिए दूसरी भाषाओं की रक्षा करना अनिवार्य हो जाता है। इसके लिए कई प्रावधान बनाए गए हैं। हिंदी के अलावा 21 अन्य भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा भी दिया गया है। बेसिकली तो हिंदी को ही लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। केंद्र और राज्य के रिश्ते कैसे होते हैं? केंद्र और राज्य के बीच रिश्तों का पुनर्गठन हमारी संघीय व्यवस्था को बल और बलबीत मिलता है। अगर केंद्र और राज्य के रिश्ते जो है मजबूत है और अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, दूसरे का साथ देकर के चल रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस की मोनोपोली के समय क्या था? तो कांग्रेस की मोनोपोली थी। मोनोपोली क्या होता है कि बस एक ही व्यक्ति होना चाहिए, सिर्फ एक ही व्यक्ति जिसके पूरा पावर्स उसके हाथ में, ऐसा समझ सकते हो मोनोपोली। ठीक है, ठीक है। मोनोपोली मतलब एक ही व्यक्ति के पास जो कुछ भी है। आजादी के बाद एक लंबे समय तक भारत में अधिकांश हिस्सों में केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार हुआ करती थी। यह कांग्रेस की मोनोपोली का दौर था। मोनोपोली यानी एक ही व्यक्ति, मैं बोल रहा हूँ एक ही व्यक्ति, और कोई होना ही नहीं चाहिए। जैसे कि मैं बात करूं, जैसे भारत देश है अपना, तो भारत के अंदर काफी सारे अब तो मोनोपोलीज हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो बीजेपी सरकार अगर पूरे भारत के अंदर होती है तो उसको बोलेंगे बीजेपी की मोनोपोली। पहले तो शुरुआत में सब कांग्रेस का दौर था, लेकिन अब बीजेपी सरकार भी सब जगह पर नहीं है, जगह जगह पर कांग्रेस सरकार है, जगह जगह पर वो है। मोनोपोली का मतलब होता है कि पूरा देश के अंदर सिर्फ एक ही सत्ता है, एक ही पावर है और एक ही चीज है। वो क्या है? बीजेपी हो या फिर कोई भी और सरकार हो, उसको बोलते हैं मोनोपोली। यानी सिर्फ एक व्यक्ति का शासन, एक चीज का शासन और कोई ना हो, उसे बोलते हैं मोनोपोली। और ये सब पहले था क्योंकि कांग्रेस सरकार ही थी, उसके अलावा कोई और सरकार की तो गिनती नहीं होती थी पहले। अच्छा, यह कांग्रेस की मोनोपोली का दौर था। उस दौर में ऐसा अक्सर होता था कि जब केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के अधिकारों की अवहेलना की जाती थी, छोटी से छोटी बात पर किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता था। छोटी से छोटी बातों पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता था। गठबंधन सरकार के दौर की स्थिति, गठबंधन सरकार मतलब अब जैसे अब क्या है, अब प्रेजेंट में क्या है, गठबंधन सरकार ही तो है। बीजेपी की सरकार कैसे बनी? गठबंधन की वजह से बनी, जब दो लोगों ने गठबंधन किया, जब बीजेपी की सरकार आई तो गठबंधन सरकार के दौर की स्थिति क्या होती है? 1989 के बाद कांग्रेस की मोनोपोली का दौर समाप्त हो गया, यानी अब वो सिंगल नहीं, अब वो गठबंधन से चल रही थी। उसके बाद केंद्र में गठबंधन सरकार का दौर शुरू हो गया। इससे राज्य सरकार की स्वायत्ता को अधिक सम्मान मिलने लगा और सत्ता में साझेदारी भी बढ़ गई। इससे भारत में संघीय व्यवस्था और अधिक बल मिला। इससे भारत की जो संघ की व्यवस्था थी वो और अच्छी होने लगी थी। अब क्या है, भारत में भाषीय विविधता, भाषा के ऊपर अलग अलग क्या चीज थी? 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में 1500 अलग अलग भाषाएं हैं। 1500 बोलो यार, 1500 भाषाएं, वो भी अलग अलग तरीके। इन भाषाओं को कुछ मुख्य भाषाओं के समूह में रखा गया। उदाहरण के लिए भोजपुरी, मगधी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, भीली और अन्य कई भाषाओं को हिंदी के समूह में रखा गया। विभिन्न भाषाओं के समूह के बाद भी भारत में 114 मुख्य भाषाएं, इनमें से 22 भाषाओं को संविधान के 8वें अनुच्छेद में अनुसूचित भाषाओं की लिस्ट में रखा गया। अन्य भाषाओं को अनुसूचित भाषा कहा जाता है। इस तरह से भाषाओं के मामले में भारत दुनिया सबसे विविध देश है, मतलब बहुत ही ज्यादा अलग देश है। 1500 भाषाएं, उन 1500 भाषाओं में कई भाषाओं को मिक्सचर बना करके फिर कितनी बची? 114। फिर मैंने 114 मुख्य भाषाओं में 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के 8वीं अनुसूची के अंदर रखा गया है और कुछ भाषाओं को तो छोड़ दिया। 114 में से 22 को रखा है, बाकी की सब भाषाएं तो ऐसी पड़ी है। अभी कितनी सारी भाषाएं बोलते हैं आप। भारत में विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन क्या चीज होती है सर, उसको समझ लेते हैं। भारत एक विशाल देश है जहां दो स्तर वाली सरकारों से काम चलाना मुश्किल काम है। भारत के कुछ राज्यों को यूरोप के कई देशों से भी बड़े हैं। कुछ राज्य तो ऐसे हैं कि जो यूरोप के कई देशों से बड़े हैं, जैसे कि यूपी। जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश तो रूस से भी बड़ा है। जितनी रूस में जनसंख्या उससे ज्यादा तो उत्तर प्रदेश में है, यूपी में। इस राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बोली, खान पान और संस्कृति की विविधता देखने को मिलती है। कई स्थानीय मुद्दे ऐसे होते हैं जिनका निपटारा स्थानीय स्तर पर ही किया जा सकता है। स्थानीय सरकार के माध्यम में से सरकारी तंत्र में लोगों की सीधी भागीदारी सुनिश्चित होती है। इसलिए भारत में सरकार के एक तीसरे स्तर को बनाने की जरूरत महसूस हुई। 1992 में विकेंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। संविधान में संशोधन किया गया ताकि लोकतंत्र के तीसरे स्तर को अधिक कुशल और शक्तिशाली बनाया जा सके। स्थानीय स्वशासित निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अब स्थानीय निकायों के नियमित चुनाव करवाना संवैधानिक रूप से अनिवार्य हो गया। इस निकायों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के लिए सदस्यों और पदाधिकारियों की सीट रिजर्व रखी होती है। सभी सीटों को कम से कम 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित होता है। ग्राम पंचायत और म्यूनिसिपल के चुनावों को सुचारू रूप से करवाने के लिए हर राज्य में एक स्वतंत्र राज्य चुनाव आयोग का गठन
किया गया। कुल मिला के बात कुछ ऐसी हुई कि भारत की जो विकेंद्रीकरण है, डिसेंट्रलाइजेशन है, पहले भी हुआ था, अब उसको दोबारा भी किया गया। यानी पहले जो गवर्नमेंट थी हमारी चल रही थी, यानी कि जो हमारा जो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ कि सेंटर की पावर को डिवाइड किया गया, एक सेंट्रल लेवल पर और एक राज्य के लेवल पर देखा गया कि कई राज्य तो ऐसे हैं जिनमें जनसंख्या बहुत है, क्षेत्रफल बहुत है, जनसंख्या बहुत है, उनको और भी मतलब कुछ मामले ऐसे हैं जिनका सिर्फ स्टेट के लेवल पर ही निपटारा होना चाहिए, तो पावर्स ज़्यादा मिलनी चाहिए। तो फिर संविधान के ऊपर इस बात के ऊपर बात हुआ, संविधान संशोधन किया गया। तो उस मामले को जब पूरा तरीके से देखा गया तो उसमें कहा गया कि भाई इसका पावर जो है और अच्छी तरीके से बांटी जानी चाहिए। तो उन्होंने स्थानीय स्तर पर भी पावरों का क्या कर दिया, बंटवारा कर दिया कि अब जो है ग्राम पंचायत, म्युनिसिपल और इनके भी चुनाव हुआ करेंगे, जिससे कि वहां पर भी कुछ पावरें रहें, वहां पर भी उनके पास कुछ पावर रहें और वहीं के वहीं वो जो फैसला है, जो मामला है, वो वहीं के वहीं निपट जाया करे। ठीक है, मतलब हर मामला राज्य तक पहुंचेगा और ज्यादा बढ़ जाएगा तो केंद्र तक पहुंचेगा। तो फिर पहले राज्य तक ही नहीं पहुंचना चाहिए, कुछ पावर्स छोटे छोटे स्तरों को दे दो जिससे कि वो वहीं पर निपटारा हो जाए, सीएम तक बात ना पहुंचे या फिर और जगह तक बात ना पहुंचे। तो मतलब कुल मिला के अब पावर 3 जगह पर बढ़ चुकी है, सेंटर, स्टेट और स्टेट से नीचे स्थानीय सरकारें, छोटी छोटी सरकारें बन चुकी थी। पंचायती राज, जैसे कि पंचायती राज आ चुका था, पंचायत के माध्यम से काम बन जाते थे। राज्य सरकार को अपने राजस्व में से कुछ हिस्सा इन स्थानीय निकायों को देना होगा, बिल्कुल देना होगा। यह हिस्सा अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकता है। ग्रामीण स्थानीय स्वशासी निकायों को आम भाषा में पंचायती राज कहते हैं, यानी ग्रामीण इलाकों में कुछ सरकार कुछ छोटे छोटे स्तरों पर जो पावर्स थी उनको ग्राम पंचायत कहते हैं। हर गांव यानी कुछ राज्यों में गांव का एक समूह में एक ग्राम पंचायत होती थी। यह कई वार्ड सदस्य यानी पंच का एक समूह होता था। पंचायत के अध्यक्ष को सरपंच कहते थे। पंचायत के सदस्यों का चुनाव उस पंचायत में रहने वाले वयस्कों द्वारा किया जाता था। स्थानीय स्वशासी संरचना जिले के स्तर तक होती थी। ठीक है, ये सब चीजें हैं। तो आपको पता है ग्राम पंचायत के आधार पर विकास होता था, यानी कि गांव में कोई घटना हो जाए तो पहले पंचायत जुड़ेगी, अगर पंचायत में फैसला हो जाता तो और अच्छी बात है, नहीं फिर वो सरकार तक पहुंचेगा मामला, इस तरीके से। तो इसलिए सरकार बनाई गई। 1992 में पंचायती राज की व्यवस्था के प्रमुख प्रावधान। अब स्थानीय निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई। वहीं इनके लिए सीटें पहले से रिजर्व की गई। कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है, 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। यानी कि अगर मतलब 30 पद है टोटल, तो 10 पद तो क्या हो गए, महिलाओं के हो गए, 10 पद क्या हो गए, महिलाओं के, और 20 पद क्या हो गए, आदमियों के, यानी कि पुरुषों के। किसके, पुरुषों के। 1/3 सीटें जो थी महिलाओं के लिए रिजर्व थी। हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए एक चुनाव आयोग का गठन किया गया। यह राज्य को अपने राजस्व और अधिकारियों को कुछ हिस्सा इन स्थानीय निकायों को देना पड़ता था। मतलब राज्य द्वारा, अब क्या भाई देखो सरकार बनी है, सरकार मतलब पंचायत बनाई गई है, पंचायत में सीटें मिल रही हैं, फिर उनका चुनाव हो रहा है। चुनाव कराने के लिए एक आयोग का गठन किया गया है, चुनावी आयोग का। इलेक्शन कमेटी बैठाई गई है। इलेक्शन कमेटी हर 5 साल पीछे कराया जाता है कि 5 साल के लिए सरपंच बन गए एक आदमी, उनका चुनाव हुआ, ये सरपंच हो गया। ये क्या हो गया, सरपंच हो गया। तो ये सरपंच हो गया तो राज्य सरकार को उसको थोड़ा बहुत पैसा देना पड़ता था, जैसे ये अपने एरिया में विकास करे, कुछ हिस्सा स्थानीय सरकारों को भी देना पड़ता था। ठीक है। ग्राम पंचायत, प्रत्येक गांव या ग्राम समूह की एक ग्राम पंचायत होती थी जिसमें कई सदस्य और कई अध्यक्ष होते थे। प्रधान जो अध्यक्ष था, जो मेन आदमी था, वो कौन होता था, मेन आदमी होता था सरपंच जी। ठीक। पंचायत समिति, कई ग्राम पंचायत मिलकर मंडल समिति या पंचायत समिति का गठन करती थी। इसके सदस्यों का चुनाव इन इलाकों के सभी पंचायत सदस्य करते थे। ये दिख रहा है आपको फिगर, चित्र दिखाई दे रहा है, इस तरीके की होती है ग्राम पंचायत। दिख रही है आपको? आई होप यू गॉट इट माई पॉइंट। यार ये तो सबको समझ में आ रहा होगा, ये तो सबको समझ में आ रहा होगा। ये चित्र देख लो आप लोग, ये जो इमेज है इसको देखो, जिससे आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ग्राम पंचायत क्या चीज होती है। ठीक है, चले आगे, चलिए। अच्छा, पंचायतों की मुख्य परेशानियां क्या थी? जागरूकता का अभाव, धन का अभाव, पैसा तो बहुत कमी था, अधिकारियों की मनमानी, जन सहभागिता में कमी, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं करना, और चुनाव नियमित रूप से नहीं होते थे। मतलब कुल मिला के ये सब ऐसा ही चल रहा था कि हाँ ठीक है यार, उस तरीके से। जिला परिषद और नगर पालिका क्या चीज होती थी? जिला का परिषद क्या होता है, नगर पालिका क्या होती है, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, जिला परिषद क्या चीज होती है और नगर पालिका क्या चीज होती है। जिला परिषद एक जिले की सारी पंचायत समितियों को मिलकर एक जिला परिषद का निर्माण करती थी।
जिला परिषद के अधिकतर सदस्य चुनकर आते थे। उस जिले की लोकसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य और जिला स्तर के सदस्य अन्य निकायों के कुछ अधिकारियों के जिला परिषद के सदस्य होते थे। जिला परिषद का राजनीतिक मुखिया जिला परिषद का अध्यक्ष होता था। मतलब कुल मिला के जितने भी ग्राम पंचायतें हैं उन सभी के सरपंचों को मिलाकर के जो बनेगा उसको बोलेंगे जिला परिषद। उसको क्या बोल देंगे? जिला परिषद बोल देंगे। नगर पालिका, इसी तरह से शहरी क्षेत्रों में भी स्थानीय निकाय होते थे। शहरों में नगर पालिका का गठन होता था, गांवों में ग्राम पंचायत का गठन। शहरों में क्या किया गया था? नगर पालिका का गठन। ग्रामों में क्या किया गया था? नगर पालिका का गठन। सॉरी, शहरों में नगर पालिका, गांवों में ग्राम पंचायत का गठन किया गया। चलिए, तो ये टॉपिक जो था आपका क्या था? आज का टॉपिक हमारा क्या था? संघवाद। संघवाद क्या है? लोग कैसे काम करते हैं? एक संघ, संघ में क्या काम करते हैं? तो अगर हम देखें तो हमने आज पढ़ा कि गवर्नमेंट होती है सेंटर पर, गवर्नमेंट का जो डिवीजन है, और उसके बाद होती है आपकी स्टेट पर, राज्य पर, और उसके बाद फिर होती है स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय, ठीक है। स्थानीय निकाय को दो भागों में बांटा गया था। एक तो थी आपकी ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, और एक थी आपकी नगर पालिका। नगर पालिका जो थी, नगर पालिका जो थी, नगर पालिका जो थी वो शहरी लेवल पर थी, यानी शहरों में, और ये गांव में, ये थी गांव में। ये चीजें हमने पढ़ी है। सेंटर, स्टेट और स्थानीय निकायों के बारे में पढ़ा है। सेंटर पर पावर क्या होती थी, स्टेट पर पावर क्या होती थी। कुछ पावर सेंटर के पास थी स्टेट की, ठीक है। स्टेट कुछ लोगों में बिल्कुल अलग था। ये सभी चीजें हमने पढ़ी। आई होप यू गॉट इट माय पॉइंट ऑल दिस। अगर सभी पॉइंट आपको समझ में आए हैं तो एक वीडियो को जरूर शेयर कर दें, लाइक भी कर देना अगर किसी ने लाइक नहीं किया है। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, और इस वीडियो का रिव्यू जरूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में।